हाँ बच्चा लोग, तो कल अपन ने थोड़ी बहुत ऐसे ही चर्चा की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग की, चार्ज वार्ज के बारे में बात की थी, है ना। और लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक क्वांटा की बात कर रहे थे, लॉ ऑफ क्वांटा, राइट। तो अपन ने कुछ क्वांटम के बारे में लिखा थोड़ा ना था, एक लाइन लिखी थी। हाँ, तो क्या होता है क्वांटा, पहले ही बताइए। मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, है ना। परफेक्ट। तो अपन एग्जाम्पल भी लिए थे कि चार्ज की मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ, उससे कम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करना पॉसिबल, ठीक है। एनर्जी की मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू फोटोन के बराबर एनर्जी, और वो एक सेकंड पोस्टुलेट की मैंने आपसे बात की थी, है ना। हाँ, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन, तो जो ऑर्बिट्स का क्वांटा होता है वो एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। वहां से एक चीज जो मैंने आपको बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कई बार हम बात कर रहे हैं कि यार ये बीच में एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई क्या लेने आ गया, पर वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कई बार कंसेप्चुअली और न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। तो वो चीजें हमें जरूरत है कि वो बार बार अगर दिमाग से निकलेंगे तो फिर दिमाग में सेट हो जाती है ना। तो वहां मैंने आपको बात बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट एंड डायमेंशन एग्जैक्टली प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। फिर हमने एक बात और की थी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आइंस्टीन ने कैलकुलेट की थी, और उसी चीज के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। एक और बात बताइए, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वो जो कैपिटल जी है वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू किसने कैलकुलेट किया था, बताओ। नहीं नहीं, न्यूटन ने तो नहीं किया था, हेनरी कैवेंडिश। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश। अब एक मैं आपके पास छोड़ देता हूं, एक और आता है थर्मल फिजिक्स के अंदर, स्टीफन कांस्टेंट, सिग्मा है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट के सभी की यूनिट एंड डायमेंशन पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आप अगर पुराने पेपर्स को एनालिसिस करोगे ठीक से, हम बात करते हैं ना पीवाई क्यू पीवाई क्यू पीवाई क्यू, तो पीवाई क्यूज में आप देखोगे तो अभी हमारे मॉड्यूल में भी देखोगे तो पीवाई क्यू बहुत कम दे रखे हैं। इतना थोड़ा नीट हुआ, नीट तो पता नहीं कब से हो रहा है, नहीं मतलब मेडिकल एग्जाम कब से हो रहे हैं। अगर पूरे पीवाई क्यू आप वहां भर दो तो आपका पूरा रजिस्टर भर जाएगा, ठीक है। आपने पीवाई क्यू की जो बुकलेट आती है वो देखी होगी, कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उन सबको अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सवाल फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो उसमें याद रखा जाए कि जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, ये चीजें नोट करके रखा करो दिमाग में। कोई भी टीचर कोई सा भी चैप्टर पढ़ाए, अगर कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट आ गया तो उसकी यूनिट एंड डायमेंशन पे आपका परफेक्शन होना चाहिए, ठीक। चलिए वापस आते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटा का मतलब हमें समझ में आ गया, ठीक है। चार्ज का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। इसका यह मतलब नहीं है कि इससे छोटा चार्ज नेचर में अवेलेबल नहीं होता, होता जरूर है, लेकिन वो ट्रांसफरेबल, और उस चार्ज को क्या बोलते हैं, क्वार्क। क्या बोलते हैं, क्वार्क। 6 तरह के डिस्कवर हो गए, कितने तरह के, पर हमारे 2 ही तरह के काम आते हैं, अप एंड डाउन। अप को यू से डिनोट करते हैं और डाउन को डी से डिनोट करते हैं। जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, वो क्वार्क से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, ये बात ध्यान रखना, अभी मैं लिखाऊंगा सारे पॉइंट्स। वो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, अभी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले लिखो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर लिखो, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, total charge present on a body is always equal to, total charge present on a body is always equal to integral multiple of, total charge present on a body is always equal to integral multiple of charge of single electron, charge of single electron. That means, अब समझना मेरी बात को ध्यान से, आप मुझे बताइए किसी बॉडी पे क्या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे अराइज होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। जरा मुझे बताइए इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे तो कौन सा चार्ज आएगा,
और अंदर आए होंगे तो मैं सिंपल सी बात कर सकता हूं कि इस पे जो चार्ज अवेलेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। नहीं समझ में आई बात? अच्छा मुझे बताइए, क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है? तो हम कहेंगे टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एनी। टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू प्लस किस वजह से? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और माइनस किस वजह से? सिंपल सी बात है। यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि सब क्यू चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपको बाहर निकालना पड़ेगा या अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो यहां से एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे क्यू अपॉन ई से। यहां से इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल बनेगा। ये फॉर्मूला पहली बार आपके पास आया है। अब सिंपल सिंपल सवालों की हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यार किसी बॉडी पर मुझे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है? तो अगर मान लीजिए ये जो बॉडी है इसका जो Q है दैट इज इक्वल टू प्लस 1 कूलम। अगर ये प्लस 1 कूलम है तो आपने कुछ n इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए होंगे। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे? n बिकम्स इक्वल टू Q बाई E करोगे ना। Q कितना? 1 is 1.6 into 10 to the power minus 19 which will give 6.25 into 10 to the power 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या प्रोड्यूस होता है? 1 कूलम चार्ज। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे 1 मिली कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है? तो इसको 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 माइक्रो कूलम प्रोड्यूस करना होता तो नहीं समझ में आई बात? 1 पीको कूलम 10 की पावर नहीं पीको, नैनो नहीं बोल रहा, पीको मतलब 10 की पावर माइनस 12। हम बात कर सकते हैं ना। अच्छा एक और बात बताइए, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि यार आपको किसी बॉडी पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है और मैं आपको फ्रीडम देता हूं कि आप 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को? आप मुझे बताइए 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने सेकंड की जरूरत होगी? और इस नंबर ऑफ सेकंड्स को मिनट, मिनट्स को आवर्स, आवर्स को डेज, डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 20 साल के आसपास आता है। कितने? हाँ, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद नीट देने की तैयारी कर रहा होगा। नहीं समझ में आई बात? बल्कि 2 ड्रॉप दे चुका होगा। इतना टाइम लग चुका होगा 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने में। ये बात आपको मजाक लग सकती है पर यहां से बहुत मजेदार चीज समझ में आती है कि 1 कूलम चार्ज कोई छोटा चार्ज, इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। आपने मैकेनिक्स पढ़ी, आपको मास की वैल्यू दी जाती थी 1 kg, 2 kg, 10 kg, 50 kg, 100 kg। आप जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो चार्ज की वैल्यू दी माइक्रो कूलम, पिको कूलम, नैनो कूलम। क्यों देता है वो? क्योंकि प्रैक्टिकली उतना ही चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, कूलम्स में चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कूलम्स बहुत बड़ी वैल्यू होती है। कुछ समझ में आई बात? तो कूलम अपने आप में छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होता, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज इज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। समझ में ना कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स? हेलो, इस सवाल की वो ड्रेस बदल देगा और आपसे पूछेगा कि एक वायर है, इस वायर से करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है? अब हमें पता है कि कोई करंट कैरिंग वायर जिसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और यहां से फ्लो होने वाली करंट आई है। अगर आई, इफ आई इक्वल टू 1 एम्पियर, व्हाट डज इट मीन? 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड ना। कितना कूलम चार्ज? भाई चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है ना करंट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? नहीं समझ में आई बात? दैट मीन्स 6.25 into 10 to the power 18 electrons passing through cross section of wire पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? जल्दी से बनाओ फिर बढ़ेंगे आगे।
बढ़े आगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि यार क्वार्क पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस तो है, क्वार्क पार्टिकल्स का, पर उसको ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? जो क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं उन क्वार्क में हम दो तरह के क्वार्क की बात करेंगे, डाउन क्वार्क है, अप क्वार्क। समझ लिखो आगे, लिखो रिसेंटली। अच्छा इस रिसेंटली का मतलब है करीबन ये, हाँ 25-30 साल हो चुके हैं ना। हाँ एवरीथिंग इज रिलेटिव। रिसेंटली some charged particles has been discovered. Recently some charged particles has been discovered known as quarks, known as quarks. The charge of quark particles, the charge of quark particles are plus minus e by 3 प्लस माइनस 2e by 3, इस तरह से होता है। प्लस माइनस e by 3 प्लस माइनस 2e by 3। फिर 6 तरह के क्वार्क्स हैं, सबके चार्ज अलग अलग होते हैं। हेलो, जो अप क्वार्क होता है उसका चार्ज कितना होगा? प्लस 2e by 3। और जो डाउन क्वार्क होता है उसका होता है माइनस, नहीं समझ में आई बात? तो समझना, डी मतलब डाउन क्वार्क, क्या बोलेंगे इसको? हाँ लिखते चलो फटाफट। और यू मतलब अप क्वार्क। और जो डाउन क्वार्क होता है उसका चार्ज माइनस ई बाई 3, और जो अप होता है उसका प्लस 2e by 3। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, ये सिंपल कहानी यहां तक, माइनस ई बाई 3 और प्लस 2e by 3। जरा मुझे बताइए, अगर मैं कोई ऐसा पार्टिकल बनाना चाहूं जिसके पास डी, डी और यू हो, मतलब दो डाउन क्वार्क हो और एक अप क्वार्क हो, तो डी डी का चार्ज कितना? माइनस 2e by 3 प्लस 2e by 3 बिकम्स इक्वल टू, तो ये न्यूट्रल हो गया। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? सो दिस इज व्हाट? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज, और इनका टोटल मास मिलाकर किसका मास बनेगा? न्यूट्रॉन का मास, जो आप जानते हो ऑलरेडी। अब समझिए, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यू यू डी का कॉम्बिनेशन बनाऊं, यू यू डी, आप मुझे बताइए यू और यू मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2e बाई 3 प्लस माइनस e बाई 3 ना, 4e बाई 3 माइनस e बाई 3, ई ना, तो कितना मिला बताइए? प्लस ई। व्हाट इज दिस? प्रोटॉन। नहीं समझ में आई बात? तो डाउन और अप क्वार्क के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डीडीयू से क्या बनेगा? और यूयूडी से प्रोटॉन। सिंपल कहानी, क्लियर ना? अब एक सिंपल बात दिमाग में आती है कि अगर यार नेचुरली इतना छोटा चार्ज मिलता है तो फिर ये क्वांटा क्यों नहीं है? हाँ याद रहे, क्वार्क पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस हमेशा ग्रुप्स में होता है, इनको आइसोलेट करना पॉसिबल, इनका लाइफ स्पान इतना छोटा होता है कि अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो जैसे ही बाहर निकाल कर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, अपने आप को, मतलब इसके थ्रू चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल। तो लिखो, द क्वार्क पार्टिकल्स ऑलवेज लिव्स इन ग्रुप, the quark particles always lives in group, they can never be isolated, they can never be isolated due to, they can never be isolated due to their very small lifespan, due to their very small lifespan. That's why quanta of charge is still charge of electron. That's why quanta of charge is still charge of electron.
दैट्स व्हाई क्वांटा ऑफ चार्ज इज स्टिल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इनका लाइफ स्पान इतना छोटा होता है कि अगर इसको निकालोगे तो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, मतलब इसके थ्रू चार्ज को ट्रांसफर करना पॉसिबल। तो फिर हम क्वांटा किसको बोलेंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू ट्रांसफरेबल हो, और वो क्या होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा, सिंपल। अब आगे समझिएगा, यहीं से हम बात करेंगे। हमें पता है कि यार जो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा ट्रांसफर होगा फ्रैक्शन में। तो कहीं पे भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार किसी बॉडी को किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो आपको सिंपल ये कैलकुलेट करना है कि जो चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है उसको आप एन ई के इक्वल करोगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अगर एन इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, फ्रैक्शन आता है तो पॉसिबल नहीं। अब क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, which of the which of the following charge is possible on a body, which of the following charge is possible on a body? पहला √2e, दूसरा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18, तीसरा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20, और चौथा 1 कूलम। इनमें से कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल है? तो हम क्या करेंगे? अच्छा आप बताओगे, आप इनमें से सोल्व करके बताइए। हाँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बीसी, इतना जल्दी से कैलकुलेट कर लिया? इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, मतलब? अच्छा गेस कर रहे हो वैसे ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि बी और सी पॉसिबल होना चाहिए। वेरी गुड। देखो इसको किसके बराबर करेंगे? एन ई के ना, बोलो। ई से ई रवाना, एन की वैल्यू क्या मिली? 1.41। पॉसिबल है कि नहीं? नॉट पॉसिबल। कुछ समझ आया? इसको किसके बराबर करें? एन ई के ना, ई कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एन की वैल्यू क्या आएगी? एन की वैल्यू आ गई 10, मतलब ये भी, ये तो पॉसिबल है ना, तो ये पॉसिबल है। अब आ जाइए यहां पर, दिस मस्ट बी इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, और ये 0.2 हो गया, तो जो एन की वैल्यू आई वो 0.2 है, मतलब नॉट पॉसिबल ना। लास्ट में 1 कूलम तभी अपन ने कैलकुलेट किया था। जब एन ई के बराबर करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, जो कि कितने लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल है? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये इंटीजर है? कितने लोगों को लगता है ये फ्रैक्शन है? यार एक बात बताओ मुझे, मैंने पूछा कितने लोगों को लगता है कि ये इंटीजर है, तो 10 हाथ खड़े हुए। कितने लोगों को लगता है ये फ्रैक्शन है, तो किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो तुम लोग? मुझे बदतमीज हो। अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया पॉसिबल है, तो होगा ही सही। यहाँ तो 6.25 लिखा हुआ है, पर आगे बहुत सारी जीरो हैं। हाँ तो अगर वहां से इधर लगा दोगे 2 जीरो, तो 625 हो गया, फिर तो इंटीजर है, और तो पूरी पावर 10 ही है, मतलब ये पॉसिबल है। अरे है कि नहीं? आगे लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको ध्यान से समझिएगा।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में दो जगह से सवाल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एक लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बड़े आसान सवाल आते हैं। देखो, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ an isolated system always remains conserved. Total charge of an isolated system always remains conserved. ध्यान से समझिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब हुआ? हाँ, जो अपने सराउंडिंग से किसी भी तरह का एक्सचेंज करने के लिए फ्री ना हो, किसी भी तरह का एक्सचेंज ना हो, ना एनर्जी एक्सचेंज हो सकती हो, ना मास एक्सचेंज हो सकता हो। नहीं समझ में आई बात? जो टोटली ही आइसोलेटेड है, तो ऐसे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा। अभी ध्यान से समझना इसको। मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि मेरे पास ये एक सिस्टम है, राइट? इस सिस्टम के अंदर 3 बॉडीज हैं ऐसे, और बॉडी 1 के अंदर 2 कूलम चार्ज है, बॉडी 2 के अंदर 10 कूलम चार्ज है, और बॉडी जो 3 है, मतलब ये बॉडी ए मान लेता हूं, ये बॉडी बी मान लेता हूं, ये बॉडी सी मान लेता हूं, इसके अंदर -6 कूलम चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हुआ? बोलो ना भाई। तो टोटल चार्ज जो इनिशियली है वो कितना है? +6 कूलम। ये कहानी क्लियर? तो अगर इसका टोटल चार्ज +6 कूलम है, तो हमेशा टोटल चार्ज +6 कूलम ही बना रहेगा, चाहे इन बॉडीज के अंदर इंटरनली कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो जाए। और इंटरनल केमिकल रिएक्शन से इंडिविजुअल बॉडीज का चार्ज बदल जाएगा, पर टोटल चार्ज में कोई चेंज। तो इट मे बी पॉसिबल आफ्टर सम टाइम, ये सिंबल आफ्टर का होता है, आफ्टर सम टाइम, ऐसा मान लीजिए कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जो बॉडी ए है, उस बॉडी ए का चार्ज -2 कूलम हो गया। कितना हो गया? बॉडी बी का जो चार्ज है वो +8 कूलम हो गया। तो बताइए बॉडी सी का चार्ज क्या होगा? 0 ना? नहीं समझ में आई बात? तो ये 0 कूलम होगा, ताकि टोटल चार्ज फाइनली कितना रहे? +6 कूलम। कुछ समझ में आ गई बात? तो इंडिविजुअली जो बॉडीज है, सिस्टम की जो बॉडीज है, उनमें कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, कोई भी फिजिकल रिएक्शन हो सकती है, उसकी वजह से इट मे बी पॉसिबल कि इंटरनल बॉडीज का चार्ज बदल जाए, पर सिस्टम के चार्ज में कोई चेंज। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर आपसे किसी भी एग्जांपल की बात की जाए, जितनी भी केमिस्ट्री की आप रिएक्शंस पढ़ते हो, सभी रिएक्शंस में एलएचएस और आरएचएस में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। नहीं समझ में आई बात? पर यहां पर फिजिक्स में, पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर, हम 2 बेहतरीन एग्जांपल पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। पहले इसको बनाओ जल्दी से, फिर बात करते हैं। बढ़े? देखिए, ड्यू टू सम इंटरनल रिएक्शंस, ड्यू टू सम इंटरनल रिएक्शंस, charges of individual bodies, due to some internal reactions, charges of individual bodies may change, charges of individual bodies may change, but total charge of the system remains conserved, but total charge of system remains conserved. अब समझिएगा ध्यान से। पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखा देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। जिन चीजों की मैं बात करने जा रहा हूं, इन जनरल यहां से वो स्किप कर दी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और ऐसा बोला जाता है कि आपको मॉडर्न में पढ़ाया जाएगा।
और मॉडर्न में पढ़ा दिया जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो हमें यही सीखना है, बड़ी आसान सी चीज है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जल्दी से लिख लो इस फॉर्मूले को, जल्दी लिख लो जल्दी से। लिख लिया? क्या हम इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं? कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्या हम स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर जाए तो हाउ मच एनर्जी विल रिलीज्ड? मुझे एनर्जी की वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें चाहिए? देखो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? बाय डिवाइडिंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नहीं समझ में आई है? नहीं 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 समझ में आया? तो याद रखने वाली चीज में क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आना ही चाहिए। ध्यान समझना मेरी बात को। क्वेश्चन लिखो पहले। फाइंड आउट amount of energy released when mass of electron converted into the energy, mass of electron converted into the energy। तो हम क्या करेंगे? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को यूज करेंगे। एम इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻16। ये पूरा डेटा आपको जूल में मिला। किसमें मिला? अब मैं इसको 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10⁻16 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? और जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये मिल रहा है 0.51 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब होता है मेगा। क्या बोलूंगा? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? हेलो, एक सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ये डेटा याद रखना है। ये डेटा आपको याद रखना है। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। आई बात समझ में? कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत गरीब नहीं है? ये जो 9 है इसके इधर 31 जीरो लगाऊंगा, फिर पॉइंट, फिर जीरो, तो 0.31 जीरो। कुछ समझ में आई बात? उसके बाद क्या लिखा मैंने? 91 ना? अरे यार, इतने से मास से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आप सोच लो कि 10 किलो का एटम बम अगर मास में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तबाही तो लाएगा। कुछ समझ में आ रही है बात? तो जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। आप पढ़ते हो ना मास डिफेक्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चैप्टर नोन एज रेडियो एक्टिविटी। मास डिफेक्ट ऐसा कुछ आता था वहां पे। अच्छा नहीं आता था, भाड़ में गया, ये मेरी आदत खराब है, बीच बीच में आया था। ऐसा कुछ नहीं था। अब ये समझ में आया? अब अगला सवाल, व्हाट इज अ पॉजिट्रॉन? नॉट प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। कितने लोगों को पता है पॉजिट्रॉन क्या होता है? उधर से एक हाथ कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ है। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत कुछ सिखा देगा। हर जो चीज आपको नहीं याद है मेहरबानी करके लिख लेना, फिर याद भी कर लेना, पुराने पाप धो देगा। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेचर में जितने भी पार्टिकल होते हैं हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट इज अ पॉजिट्रॉन?
एंटी पार्टिकल ऑफ, इसकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की सिमिलर होती है, बस इतना डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो लिखो, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो फटाफट, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, its mass is similar to electron, its mass is similar to electron, but charge is positive, and which is equal to charge of electron. Charge is positive, mass is similar to electron, but charge is positive, which is equal to चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या होगा? पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बात करूं कि पॉजिट्रॉन जो है वो ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस, इतना तो डिफरेंस है। आप मुझे बताइए इसका चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका चार्ज कितना होगा? इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर इन दोनों का टोटल चार्ज की बात की जाए तो टोटल चार्ज जीरो होगा, नहीं होगा? नहीं समझ में आई बात? टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो। सम करूंगा तो ये मिलेगा ना? अरे बोलो भाई। अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि अगर मैं पॉजिट्रॉन के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? सेम। अरे यार, पॉजिट्रॉन के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? सेम का मतलब क्या? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास सेम है ना भाई, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी सेम रिलीज होगी ना? नहीं समझ में आई बात? तो जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मास से एनर्जी बनाई जा सकती है, क्या एनर्जी से भी मास बनाया जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे साइंस के बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स फ्यूचर एलिस, बस सुनते रहना ध्यान से। देखो मेरी बात सुनो ना, ये चीजें जब हमें चीजें ठीक से नहीं आती है तो ध्यान से सुनना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, नेचर का, ये सारे सवाल तुम्हारे नीट के सवाल है, कोई फालतू सवाल नहीं है। नेचर का सबसे अनस्टेबल पार्टिकल कौन सा है? कौन बोला? मैं पार्टिकल दिख रहा हूं तेरे को? देखो भाई, ये वायरस है, बताइए। आप इतने सीरियस कंटेंट की बात कर रहे हो और सामने वाला क्या बात कर रहा है? यही वो मरीज है तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारा भविष्य सेफ है। नेचर का सबसे अनस्टेबल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? आपने ना छोटी क्लासेस में वो बहुत सारे साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह पढ़े होंगे। अरे यार, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स पढ़े होंगे, कार्बन 14, कार्बन 12 पढ़ते हैं ना ऐसे। नेचर के अंदर पर डे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द न्यूट्रॉन पार्टिकल स्पेस से अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद वो इमीडिएटली अपने आप को डिस्ट्रॉय करके कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन में। आप समझना ध्यान से, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली बराबर होता है? वेरी गुड। किसका थोड़ा ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, आपको याद हो नहीं याद हो अलग कहानी, पर आप ध्यान से सुन लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम दो तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन, एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। आप जरा मुझे बताइए, न्यूट्रॉन एक हेवी पार्टिकल है, वो किसी दो लाइट पार्टिकल्स में टूट सकता है ना, प्रोटॉन प्लस समथिंग। लेकिन कोई लाइट पार्टिकल हेवी में कैसे जाएगा? भाई प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन तो हल्का है, और प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो हल्का है, न्यूट्रॉन भारी है, तो प्रोटॉन जो हल्का है वो भारी में कैसे कन्वर्ट होगा? कोई जुड़ के नहीं। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू दी प्रोटॉन, नहीं समझ में आई बात? और वो एनर्जी मास में बदलती है, तब ऐसा होता है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, कब?
क्या आप उसको कुछ ऐसी एनर्जी दो जो मास में बदल जाए। तो मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होती है। वाइस वर्सा है ना भाई। एक साइंटिस्ट थी एमी नोएदन, जर्मन की साइंटिस्ट, 26 ईयर की एज के अंदर उसकी डेथ हो गई थी और उसने सिमेट्री की बहुत गजब की थ्योरम दी थी मैथमेटिकली। उसने फिजिक्स को लिंक किया था मैथमेटिक्स से और आइंस्टीन जैसे आदमी ने उसकी थ्योरम्स को यूज करके बहुत सारी कैलकुलेशन की थी। उसने यही कहा था नेचर हमेशा सिमेट्री लाइक करती है, कोई भी फिनोमिना है तो उसकी रिवर्स फिनोमिना हमेशा होती है। तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत सारे एग्जाम्पल है यार। आप मुझे बताओ, एक प्लांट छोटा सा होता है, उसका मास कम था, हेलो, जब वो बड़ा हुआ तो उसने ली तो एनर्जी थी ना। नहीं समझ में आई बात। मास बढ़ा ना उसका, तो किसी ने मास जोड़ा थोड़ी है उसमें। वो जो अंदर साइकिल चलते हैं वो एनर्जी तो कन्वर्ट होती है ना अलग तरह से। कुछ समझ में आई बात। तो रिवर्स फिनोमेना पॉसिबल है, मतलब अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो एनर्जी भी। तो यहां एक बात क्लियर है कि साहब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, एक पॉजिट्रॉन को भी एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो। नहीं समझ में आई बात। अगर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉन को बनाना पड़े तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, कम से कम इतनी ना। पॉजिट्रॉन को बनाना पड़े तो कम से कम इतनी ना। नहीं समझ में आई बात। अब एक फिनोमिना होती है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की सारी नोटन के पन्ने इसलिए की। अब हमें ये समझ में आता है कि यार इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी में बदलेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बनाना पड़े तो कितनी एनर्जी चाहिए, मुझे पॉजिट्रॉन बनाना पड़े तो। क्रॉस क्वेश्चन लिखो, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू form electron and positron, to form electron and positron। कितनी लिखोगे जल्दी बताइए। आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 0.51। अरे यार इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहिए 0.51, पॉजिट्रॉन के लिए कितनी चाहिए, दोनों बनाना है ना मुझे, तो टोटल कितनी चाहिए जल्दी बताओ। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। ये भी सम करना नहीं आता क्या। हाँ धन्यवाद। अच्छा ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी ना। तो जरा मुझे एक बात बताइए, एक फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, नाम तो सुना ही होगा, और दूसरा होता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एक तो होता है क्या, पेयर प्रोडक्शन, एक होता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। दोनों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेहतरीन एग्जांपल हैं। अब पहले मेरी बात को समझना ध्यान से। कोई भी हाई एनर्जी रेडिएशन, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कई बार सुना होगा। सबसे हाई एनर्जी वाली वेव्स कौन सी होती है, गामा। अरे यार गामा के बाद क्या आती है, एक्सरेज, फिर कौन सी आती है, यूवी। समझ में आ गई बात। तो सबसे हाई एनर्जी कौन सी, तो जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है वो ज्यादा मास बना सकती है ना। नहीं समझ में आई बात। आपसे कहा जाता है, आप समझना ध्यान से, अगर मेरे पास कोई हेवी न्यूक्लियस है, क्या है, ये बहुत हेवी न्यूक्लियस है। हेवी न्यूक्लियस की खास बात क्या होगी, इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। अरे यार हेवी न्यूक्लियस का मतलब क्या है, उसका मास नंबर बहुत ज्यादा है ना, तो उसका जेड बहुत ज्यादा है ना, और जेड के नंबर के बराबर ही तो प्रोटॉन अंदर होते हैं। तो हेवी न्यूक्लियस के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है ना। जरा एक बात बताइए आप मेरे को, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा पॉजिट्रॉन है, दोनों मिल गए तो टोटल चार्ज क्या हो गया, पर वो एग्जिस्टेंस है, तो साहब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब अगर ये किसी हेवी न्यूक्लियस के पास से गुजरे तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ हेवी न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, ध्यान से ऐसे जा रही है, तो हेवी न्यूक्लियस पॉजिट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो ये खींचेंगे ना, तो ये टूट जाएंगे दो पार्टिकल, तो एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स बनेगा, उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, समझना ध्यान से। तो जब एक हाई एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन किसी हेवी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है तो एक तो बनता है क्या, पॉजिट्रॉन, दूसरा बनता है इलेक्ट्रॉन। कुछ बात समझ में आई। अब बहुत मजेदार चीज क्या है कि ये हेवी न्यूक्लियस है,
बताइए ये फोटोन है ना, अरे बोलो भाई, और ये कौन सा फोटोन है? गामा फोटोन। कौन सा फोटोन है? गामा फोटोन का टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो। फोटोन चार्जलेस और मासलेस होता है, पर इसके पास एनर्जी है ना, ये एनर्जी मास में बदल जाएगी। इसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसका चार्ज कितना है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका बताइए मास कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बताइए चार्ज कितना? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जरा बताइए दोनों के चार्ज का सम करोगे तो फाइनल चार्ज क्या है? क्या ये कंजर्वेशन चार्ज का एग्जांपल है? सो पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। पर असली सवाल जो था वो ये था, ये कहा जाता है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू अकर्स दिस फिनोमिना। इस फिनोमिना के होने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1.02। उतनी होगी नहीं तो उतना मास बन ही नहीं सकता। तो आप कहेंगे कि साहब इस फोटोन की जो एनर्जी है इट शुड बी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादा क्यों? कि साहब बाद में वो चल रहे हैं, अगर वो चल रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इतनी तो किसमें कन्वर्ट हो गई? मास में, और बची हुई क्या देगी? काइनेटिक एनर्जी। नहीं 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 नहीं, कुछ समझ में आया? तो पेयर प्रोडक्शन फिनोमेना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। दोनों जीरो है ना। पर यहां बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि साहब वो एनर्जी की जो जरूरत है वो 1.02 ज्यादा क्यों होगी? कि साहब अगर उतनी नहीं होगी तो हमें पता है इतना मास नहीं बन सकता, क्योंकि इतना मास बनाने के लिए कितनी चाहिए? 0.51। इतना मास बनाने के लिए उसके पास रेस्ट मास था नहीं, इनके पास रेस्ट मास है। तो रेस्ट मास आया तो कहां से आया? एनर्जी के मास में कन्वर्ट होने से। कुछ समझ में आ गई बात? तो लिखो पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना, पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना, और ये डायग्राम बना लीजिए। पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना। यहां जो छोटे छोटे सवाल हैं वो सारे इंफॉर्मेटिव है, आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पहला सवाल, क्या पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना अपने आप में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है? बिल्कुल है। पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना के अंदर कौन से पार्टिकल्स बनते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतनी एनर्जी सिर्फ गामा फोटोन के पास होती है, एक्सरेज के पास भी। एक्सरेज की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किस में होती है? इसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो सिर्फ गामा फोटोन से ही ये फिनोमिना पॉसिबल है, उससे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये फिनोमिना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ किससे पॉसिबल है? गामा से ही। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसी की एनर्जी इस रेंज में होती है। नहीं समझ में आई बात? तो पेयर प्रोडक्शन होने के लिए हमारे पास गामा रेडिएशंस का हेवी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट होना जरूरी है। अच्छा, अगर हेवी न्यूक्लियस नहीं हुआ तो उतना फोर्स नहीं लगेगा कि वो टूट जाए, इसलिए हेवी न्यूक्लियस लिया जाता है। होपफुली क्लियर हो गई होगी कहानी। इसकी रिवर्स फिनोमिना होती है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। क्या होती है? मतलब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिखो एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन
ऑफ मैटर। पेयर प्रोडक्शन समझ में आया नहीं आया? अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी और मॉडर्न में भी। ढंग से पढ़ लोगे तो मॉडर्न में सिर्फ रिवीजन होगा। अभी समझना ध्यान से, एनिहिलेशन ऑफ मैटर में कुछ नहीं होता, बस मान लीजिए कोई पॉजिट्रॉन है और कोई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मूव करते हुए आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गामा फोटॉन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो यहां से फिर गामा फोटॉन्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? मुझे बताइए, गामा फोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? जीरो ना? तो इन दोनों का चार्ज क्या है? इधर भी चार्जेस का सम क्या है? तो क्यू इनिशियल क्या, क्यू फाइनल क्या? दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नहीं समझ में आई बात? बहुत बेसिक चीज है। तो बहुत कॉमन सा एक सवाल एक किताब में होता है। बेसिकली बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में आती हैं, वो तुम्हारे काम की नहीं होती, पर वो एक सवाल पूछते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को जला दूं, जलाने का मतलब क्या हुआ? फिर मुझे बदनाम करोगे तुम लोग। नहीं, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? जलाने का मतलब आग लगाना होता है, ये मुझे आज पहली बार पता लगा। उसका अरे स्लोगन से नहीं आता, जब कोई राइटर कुछ लिखता है फिर उसको लिखा, आपसे पूछा जाता है साहब इसमें क्या पूछना चाहते हैं। हाँ यस, कवि की भावनाएं क्या है, आप समझो बात को। असल में मैं कह रहा हूँ, उसने ये लिखा जला, जला तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने जब किसी इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय किया तो उसका मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसके चार्ज का क्या हुआ? क्यों, चार्ज तो कंजर्व रहता है। तो आपका सवाल ये होगा कि साहब अकेले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, वो डिस्ट्रॉय तभी होगा जब पॉजिट्रॉन से कंबाइंड होगा। अकेले पॉजिट्रॉन को भी डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल, अकेले इलेक्ट्रॉन को भी डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल। ये डिस्ट्रॉय कब होंगे? जब साथ में होंगे। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। एनिहिलेशन ऑफ द मैटर एंड, एनिहिलेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइंड होकर एनर्जी बनाते हैं, और पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। जो याद रखने वाली बात यह है कि गामा फोटोन की एनर्जी मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना जरूरी है, तभी पेयर प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके, ऐसा क्यों होगा। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, लिखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हाँ जी, हाँ जी। है, हाँ ये सवाल बढ़िया है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? आपको पता है इन सब चीजों के लिए क्वांटम और थोड़ा सा मॉडर्न की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे एक बात बताइए, न्यूक्लियस के अंदर जब रिएक्शन होती है, न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होती है, तब भी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। तुमने बीटा पार्टिकल नाम सुना? क्या होता है बीटा पार्टिकल? बोले वो जो अल्फा के साथ साथ हम पढ़ते हैं वो। बीटा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा बीटा गामा ऐसे होता है ना? गामा तो रेडिएशन से, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है। तो बीटा पार्टिकल क्या है? कि साहब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स को ही बीटा पार्टिकल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पर अगर उनको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं बोल के बीटा पार्टिकल बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काटने के लिए जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल्स की, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और यहां मेगा मेगा खेल रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? तो इसकी स्पीड और एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसका अराउंड रिवॉल्व पाथ छोड़ के भाग जाता है। कुछ शब्द समझ में आए थोड़े बहुत? हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, देखो क्या होता है, कुछ चीजों को समझने के लिए, समझ रहे हो ना तुम, तो इतना काफी है। बढ़े आगे। मैंने कहा ना बीटा पार्टिकल इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन नेवर बी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए उसकी एनर्जी का स्तर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी नहीं घूमेगा, भाग जाएगा। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इतनी जब हाई एनर्जी से आता है वो, तो वो रिवॉल्व नहीं करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, सीधा निकलेगा वहां से, पर स्पीड हो जाएगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसलिए पॉसिबल ही है कि वो रिवॉल्व कर जाए। तो और भी होता है, के कैप्चर फिनोमेना होती है, कभी पढ़ा हो तो मॉडर्न में से। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इधर बढ़ते हैं आगे। लिखो मेथड्स ऑफ द चार्जिंग। मैं बड़ी मुश्किल से तो कंट्रोल करता हूं, मुझे ये नहीं बताना, फिर तुम पूछ लेते हो कुछ ना कुछ। लिखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब समझना ध्यान से, नेचर के सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है चार्जिंग का? कहीं भी बैठो और शुरू हो जाओ। रबिंग, कुछ डिवाइस नहीं चाहिए, कुछ फिनोमेना नहीं चाहिए, कोई भी दो तरह का ऑब्जेक्ट लो, उनको रब करो, चार्जिंग हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा। हाँ भाई, कंघे और बालों का तो यही है, बलून को बालों को रब कर लो, बलून को कपड़े पे रब कर लो, इवन आप कई बार सर्दी के दिनों में ब्लैंकेट ओढ़े हुए हो, आपकी उंगलियां ऐसे घूमी, चट 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 आवाज आती है। हाँ, चिंगारियां निकलती हैं, आग लग जाती है। पता है ये चीजें इतनी आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सिखाऊंगा कि वो होता क्यों है। आपने कभी, देखो मेरी बात सुनो, हाँ, बिजली गिरती हुई देखी अपन ने? आपने किसी खंबे पे, पोल पर स्पार्किंग होते हुए देखी? और आपने अपने ब्लैंकेट या जो अपने वूलन क्लोथ होते हैं उन पे ऐसे स्पार्किंग लाइटिंग देखी होगी ना? ये तीनों एक ही फिनोमिना है, एक ही फिनोमिना के तीन अलग अलग रूप हैं। अगर आपको एक समझ में आता है तो आपको तीनों समझ में आने चाहिए। हम इसी चैप्टर के अंदर इनकी बात करेंगे ढंग से, कैसा होता क्यों है। आई बात समझ में? आप किसी भी बॉडी को अपनी मर्जी का चार्ज नहीं दे सकते। जैसे कंटेनर है, कंटेनर में तुम्हारी मर्जी से पानी नहीं भर सकते, मैक्सिमम वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा भरेगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा। ऐसे हर बॉडी को जब चार्ज दिया जाता है तो उसकी मैक्सिमम चार्ज होल्ड करने की, उससे ज्यादा देगा तो लीकेज कर जाता है, और वो लीकेजिंग ऑफ चार्ज जहां कहीं भी होगा वहां स्पार्किंग होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा ही होता है। अरे ऐसा ही होता है। हम क्या बात कर रहे हैं? मेथड। पहला लिखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। लिखो, when two bodies when two bodies, ब्रैकेट में लिखो, at least one body must be insulator, at least one body must be insulator, bracket close, rubbed on each other, rubbed on each other, electrons transfer from one body to other body, electrons transfer from one body to other body. आप समझना ध्यान से, मैंने एक वर्ड यहां लिखा है, एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी। देखो आपके बाल भी इंसुलेटर होते हैं, आपका कंगा भी इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर होता है ना, तो दो इंसुलेटर रब करोगे तो भी रबिंग से चार्जिंग हो जाएगा। एक इंसुलेटर एक कंडक्टर होगा तो भी हो जाएगा, पर अगर दोनों कंडक्टर है तो चार्जिंग रबिंग से नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, ये हम जब कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल इतना याद रखना कि दो बॉडीज को जब हम रब कर रहे हैं उनमें से कम एक बॉडी का इंसुलेटर होना, दोनों इंसुलेटर होगी तो चलेगा, पर दोनों कंडक्टर होगी तो नहीं चलेगा। अब होगा क्या बेसिकली, कि मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज है, ये मेरे पास एक बॉडी है और एक बॉडी हमारे पास ये है, ये बॉडी ए मान लेता हूं, ये बॉडी बी मान लेता हूं। इन दोनों बॉडीज को हम रब करते हैं, तो जब फ्रिक्शन लगेगा एक दूसरे के बीच में, तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, हीट से टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने से इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो दूसरा सब्सटेंस अपनी तरफ खींच लेगा। उससे होगा क्या कि किसी एक बॉडी पे, जैसे मान लीजिए हम ऐसे बात करते हैं कि जो बॉडी ए थी उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो जो बॉडी बी है उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज।
इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी इस पे हुई उतने तो इलेक्ट्रॉन्स पे जाएंगे, तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। दोनों पर जितना पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसका है उतना ही चार्ज, अगर ये माइनस और ये +1 कूलम है तो वो भी -1 कूलम, ये 2 है तो वो भी, नहीं समझ में आई बात? दोनों पे हमेशा इक्वल है, तो ये ए है और ये बी है, ऐसा ही होता है। पर एक बहुत मजेदार चीज और भी होती है, आपने देखा होगा, देखो बहुत सिंपल सिंपल चीजें, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बातों की बात करें चीजों की। आप स्पेशली गर्ल्स के जो बड़े बाल होते हैं, सूखे बालों पे एक तो गीले बाल है, गीले बाल और कंगा भी गीला हो, तो जब कंगा भी गीला है और बाल भी गीले हैं तो उस पर फ्रिक्शन कम होता है। अगर आप गीले बालों को गीले कंगे से करोगे रब तो चार्जिंग नहीं होती, लेकिन सूखे बालों पे सूखे कंगे से करोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से चार्जिंग होती है। और जब चार्जिंग होती है तो आप क्या करेंगे कि अगर आप बालों के पास कंगे को लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि चार्जिंग जब फ्रिक्शन से होती है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पर अट्रैक्शन लगेगा। नहीं समझ में आई बात? तो बाल उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पर आप उस कंगे को रख दो कुछ देर के बाद, टेबल पर रख दो, 2 घंटे घूम के आओ, फिर कंगे को बालों के पास लेके आओ, अब अट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज बॉडी हमारे सराउंडिंग में रख दी जाए तो आफ्टर सम टाइम वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, आफ्टर सम टाइम वो, और वो न्यूट्रलाइज कैसे होती है कि उसका चार्ज एटमॉस्फेयर में लीकेज हो जाता है। लीकेज ऑफ द चार्ज एक परमानेंट फिनोमेना है जो हमारे सराउंडिंग में होती है। अगर ऐसा ना हो तो एक बार कंगे को चार्ज किया बालों से, दोबारा फिर चार्ज किया, फिर चार्ज किया, थोड़ी देर बाद झटके मारेगा, नहीं समझ में आएगा? आपके जीवन में कभी ना कभी तो आपकी बॉडी से चार्ज फ्लो हुआ ही था, कभी लाइट वाइट का झटका लगा, हाँ, तो वो झटका चार्ज फ्लो ही तो है, और जब बॉडी से चार्ज फ्लो होता तो मजा आता है। कई बार आप चार्जिंग होती है ना, हम अच्छा ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी बेसिकली कोई भी एनिमल हुआ, उसकी जो बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है, सो वी आर द गुड कंडक्टर विद ह्यूज रेजिस्टेंस। ये मजेदार चीज है, ये सब पे सवाल बनते हैं, एनसीईआरटी की बातें हैं ये, सुनते जाना, तुम्हें एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाता यहाँ, सारे शब्द एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बहुत सारे शब्द तेलुगु में लिखे होते हैं, हमें समझ नहीं आते। तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडीज आर गुड कंडक्टर विद, हाँ कंडक्टर भी है पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब किसी वायर से करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो अगर रजिस्टर I²R×T वंस अपॉन अ टाइम ऐसा कुछ था ना, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो हीट भी, इसीलिए अगर कहीं इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो इमीडिएटली वहां जल जाती है ना उंगली, और ज्यादा देर चपके रखे तो फिर गए काम से। नहीं, अब मेरी बात सुनो, हमारे घरों के अंदर जो लाइट सप्लाई आती है, हमारे घरों के अंदर जो, यार इतना सुसु क्या आता है तुम्हें? आजकल हर साइज का डायपर मिलता है मार्केट में, बांध के आया करो ज्यादा आता है तो, फिर बाद में रोते रहते हैं, 5-5 ड्रॉप देते रहते हैं। मतलब कई बात है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये आता ही आता है एग्जाम में, तभी एक वहां से उठेगा बाहर निकल जाएगा सुसु, बोले भाड़ में गया। वहां सवाल ये आएगा कि तू उस क्लास में कितने बज के कितने मिनट पे गया था सुसु करने, बता, ऑप्शन 4। देखो सुन लो ध्यान से, अभी तो ठीक है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर तुम्हें वास्तव में इतना टॉयलेट आता है तो या तो वाकई डायपर बांध के आओ या क्लास में बताओ, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। वो ठीक है, वो अपनी अपनी समस्या है, समाधान सब अवेलेबल है। हेलो, तुम्हें क्या लगता तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें देखने के लिए बुलाया मैंने? पढ़ने के लिए बुलाया तो पढ़ लो। 4 लोग चले गए, एक तो वहां से चला गया, एक वहां, हद होती है यार। आ जाओ वापस आ जाओ यहीं पे, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें डिस्कस कर रहा हूं, पता नहीं कहां ध्यान है, क्या बात कर रहा था मैं? यस, अब समझना ध्यान से, क्या हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलता है?
पर वो मिली वोल्ट की ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का होता है? होता है ना। कभी आपने देखा हो हमारे घर के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, अगर अचानक हाई वोल्टेज आ जाए तो पंखा खराब, टीवी खराब, फ्रिज खराब। और वो हाई कितना होता है पता है? 330, 440 से ज्यादा हाई नहीं होता वो, इतने से हाई में खत्म। आप इमेजिन करो कि अगर मेरा नर्वस सिस्टम जो मिली वोल्ट से प्रोपेगेट करता है, उस नर्वस सिस्टम के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई आ जाए तो खत्म ना मामला। तो वो तो एसी बहुत अच्छी है, निकोला टेस्ला के लिए थैंकफुल होना चाहिए हम लोगों को कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो ऐसे चलती है, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जीरो से पास होती है। उस टाइम में तेरी उंगली हट गई तो हट गई, और नहीं हटी तो फिर कभी नहीं हटेगी। क्योंकि जब 220 वोल्ट का इंटरफेयर होगा ना बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम काम करना बंद, अक्कल बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? तो दिमाग ही काम नहीं करे तो कहां से हाथ हटाएगा? कुछ समझ में आई बात? तो बेसिकली जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कॉज ऑफ डेथ इज नॉट बर्निंग। कुछ लोगों को हाथ जल जाता है ना, बहुत सारे पेशेंट जो ऑर्डिनरी केस में जल जाते हैं तभी वो बच जाते हैं, अगर पूरी बॉडी जल जाए तो भी बच जाएंगे। पर इलेक्ट्रिक शॉक अगर लगा, थोड़ी देर तक उसका हाथ भी जल गया, इतनी देर लगा, तो बचेगा नहीं। उसका रीजन क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ द हाई वोल्टेज इनटू द नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक होता है ना, पर सप्लाई कौन देता है? नर्वस सिस्टम। आ जाए वापस ही। हाँ है, हाँ? नहीं नहीं, अब बढ़े ना, वापस नहीं चले। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं ना हम तो। हाँ लिखो, in case of charging by friction, in case of charging by friction, both the bodies will acquire equal and opposite charge. Both the bodies will acquire equal and opposite charge. Both the bodies will acquire equal and opposite charge. आगे लिखो, in charging negatively charged body, in charging negatively charged body will have slightly more mass. Negatively charged body will have slightly more mass as compared to its neutral state, as compared to its neutral state, whereas positively charged body, whereas positively charged body, whereas positively charged body will have slightly smaller mass as compared to its neutral state, slightly smaller mass as compared to its neutral state. मैं समझाता हूं, जैसे मान लीजिए यहां इस बॉडी का मास एम ए था, यहां मास एम बी, ध्यान समझ लो, बहुत आसान है। अब जरा बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होता है? तो बच्चा लोग, जब इलेक्ट्रॉन इससे इस पे जाएगा तो सिर्फ चार्ज लेके थोड़ा जाएगा, तो इसका जो मास होगा एम बी डैश विच इज ग्रेटर देन एम बी ना, और इस पे से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कुछ मास भी तो चला गया, तो मास ऑफ ए डैश विल बी लेस देन मास ऑफ ए। हमने ये तो लिखा कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है वो न्यूट्रल स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मास रखती है। और फिर समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से आप हर तरह की बॉडी को चार्ज कर सकते हो, चाहे वो इंसुलेटर हो या ये कंफ्यूज मत हो जाना इससे। मैंने वहां ब्रैकेट में क्या लिखाया था? एटलीस्ट। तो एक बॉडी का इंसुलेटर होना जरूरी, तो दूसरी तो कंडक्टर हो ही सकती है ना। तो फ्रिक्शन से आप कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हो और इंसुलेटर्स को भी चार्ज। ये नोट डाल के लिखो, इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन we can charge insulators as well as conductors, insulators as well as conductors. . 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
ये जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है ना, सब याद रखा करो या लिख लिया करो। नहीं समझ में आई बात? राइट। अपन ने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की बात की, पेयर प्रोडक्शन की बात की, उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की बात की, वो सारी चीजें काम की। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज पे इक्वल है, और जब मैं दो बॉडीज को रब कर रहा हूं, दोनों में से एक बॉडी का, दोनों इंसुलेटर होंगी तो चलेगा, पर दोनों कंडक्टर होंगी तो ये बात हमारे तब समझ में आएगी जब हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। उसके लिए पोटेंशियल की अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। पर फिर आज इतना याद रखें कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज पे आने वाला चार्ज इक्वल है। नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास थोड़ा सा, पॉजिटिव का थोड़ा सा, सिंपल। अब बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब यहां कुछ चीजें समझनी है। देखो, चार्ज कंडक्ट होगा, और कंडक्शन का मतलब चार्ज फ्लो है ना, तो चार्ज होगा तो फ्लो होगा। तो यहां पहली शर्त क्या आ गई? चार्ज का होना जरूरी है। चार्ज का, भाई किसी एक बॉडी पर अगर चार्ज होगा तो ही तो फ्लो होगा ना। जैसे एक टैंक के अंदर मैं पानी भर दूं, मैं पानी फ्लो करवाना चाहता हूं, तो पहली शर्त क्या? पानी का होना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? और पानी किधर फ्लो करता है? हायर लेवल टू। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि लेवल सेम। क्या लेवल सेम होने पर पानी का सेम होना जरूरी है? पक्का ना? सोच लो, हो भी सकता है क्या? ये समझना जरूरी है। यहां से बढ़िया सवाल बनते हैं। आप समझो मेरी बात को ध्यान से, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक टैंक है, राइट। इस टैंक को बोलता हूं ये 10 लीटर का टैंक है। कितने लीटर का? इसको हमने पूरा पानी से भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर। अच्छा, मैं क्या बना रहा हूं? दोबारा बोलो, क्या बना रहा हूं? फिर से बोलो, क्या बना रहा हूं? दीज आर कॉल्ड एज इक्विप्रेशर लाइंस। पानी। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, फ्री सरफेस से एच बिलो प्रेशर रोजीएच होता है। तो अगर यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो उस लाइन का हर पॉइंट का जो डेप्थ है वो एच सेम है ना, रो भी सेम, जी भी सेम, एच भी सेम, तो हर जगह प्रेशर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्वी प्रेशर लाइन। क्या बोलते हैं इनको? नहीं समझ में आई बात? हाँ, पानी। अब समझना ध्यान से, ये 10 लीटर का है ना, ये वाला जो मेरा टैंक है ये भी 10 लीटर का है। ध्यान से समझते जाना। इस टैंक को मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, ये पूरा खाली है। और यहाँ बॉटम पे एक ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब के अंदर यहाँ प्लग लगा हुआ है, अभी प्लग क्लोज है। इसका भी 10 लीटर ही वॉल्यूम है, पर ये खाली है पूरा। अगर मैं प्लग को ओपन करूं तो ए से बी में पानी फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों में पानी का लेवल सेम ना हो जाए। बात समझ में आ गई? तो मैं इससे बात कर सकता हूं, सब ये एक टैंक है मेरे पास, और ये भी दूसरा टैंक है। अब क्या होगा कि जब मैं इसको ओपन कर दूंगा ट्यूब को, तो ओपन करने के बाद लाइक दिस, दोनों में लेवल सेम होगा नहीं होगा? अगर दोनों में लेवल सेम है और दोनों की कैपेसिटी सेम थी, कितना लीटर था ये कितना? तो इसमें से किसमें कितना आएगा? तो यहां 5 लीटर पानी, यहां पे भी। आप मुझे बताओ, लेवल सेम होने पर अमाउंट ऑफ वाटर भी सेम है ना? लेवल सेम होने पर। अब दूसरा केस समझिएगा, यहां मेरे पास ये जो टैंक है ये तो 10 लीटर का है, कितने लीटर का है? इसको हम ए बोलते हैं। और जो दूसरा टैंक है उसकी हाइट तो इतनी है, पर ये 5 लीटर का ही है। कितने लीटर का है? और यहां अभी प्लग लगा हुआ है लाइक दिस, ये 5 लीटर की कैपेसिटी का है। हाइट सेम है पर नैरो है ना? बोलो ना यार। अब जब मैं इसका प्लग ओपन करूंगा तो पानी किसमें से किसमें जाएगा? ए से बी में। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल सेम। आप मुझे बताइए, लेवल सेम होने पर क्या अमाउंट ऑफ वाटर सेम होगा? नहीं होगा। कुछ समझ में आई बात? किस में वाटर ज्यादा होगा? ए में ज्यादा होगा। तो अगर मुझे एक लाइन में बोलना हो कि पानी ए से बी में कब तक फ्लो करेगा, तो मैं बोलूंगा जब तक लेवल सेम। ये दोनों में सच है। अगर मैं ये बोलता हूं पानी तब तक फ्लो करेगा जब तक पानी सेम नहीं है, तो दोनों में सच। अब समझना ध्यान से, जो वाटर लेवल होता है उसकी एनालॉजी
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर पोटेंशियल के साथ होती है। जो रोल यहां लेवल प्ले कर रहा है वही यहां क्या प्ले करेगा, पोटेंशियल। तो पानी किधर फ्लो करता है, हायर लेवल टू, ऐसे चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम। क्या सेम पोटेंशियल होने पर चार्ज सेम होगा कि साहब अगर दोनों कंडक्टर्स आइडेंटिकल हैं तो चार्ज भी सेम होगा, पोटेंशियल पर आइडेंटिकल नहीं है तो सेम। तो मुझे एक लाइन में बोलना हो कि किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज कब तक कंडक्ट होगा, तो आप बोलेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। नहीं समझ में आई बात, पहले लिखो। when a charged body brought in contact with uncharged body, when a charged body brought in contact with uncharged body, charge is continuous flow from one body to other. Charge is continuous flow from one body to other body. Charge is continuous flow from one body to other body till their potential becomes equal. Till their potential becomes equal. Charge will continuous flow from one body to other body till their potential becomes equal. If both the bodies are identical, if both the bodies are identical, when potential becomes equal, charge is also equal. When both the bodies are identical, if both the bodies are identical, when potential becomes equal, charge is also equal. But if, कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं, क्या कहां तक लिखा, मैं फिर से बोलता हूं। if both the bodies are identical, when potential becomes equal, charge will be also equal. अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो पोटेंशियल सेम होने पर चार्ज भी सेम होगा ना भाई, नहीं समझ में आई बात। तो अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है तो पोटेंशियल सेम होने पर चार्ज सेम। तो लिखो, इफ बोथ द बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल, if both the bodies are not identical, when potential becomes equal, when potential becomes equal, charge will not equal. तो अगर हमें कभी भी कोई सवाल पूछे कि साहब चार्ज कब तक फ्लो होता है, तो आप तो भूल जाओ, चार्ज की बात ही नहीं करेंगे। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज फ्रॉम द वन बॉडी टू अदर बॉडी कंटिन्यूअसली फ्लो until their potential becomes equal. कहानी क्लियर। अगर पोटेंशियल इक्वल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज फ्लो करेगा। कहानी क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जो हमारे पानी के फ्लो के अंदर या किसी भी लिक्विड के फ्लो के अंदर वाटर लेवल रोल प्ले करता है, वही रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन प्ले करेगा, पोटेंशियल। कहानी क्लियर, सिंपल। बढ़े आगे, अब हम इसकी बात करते हैं, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, या अपन एक काम करते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर बनाते हैं, ज्यादा बेहतर है ये लाइन, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, दोनों आइडेंटिकल है ना, कॉपी किया है भाई, बदल मत जाना बाद में। हाँ, धन्यवाद। अगर हम इसको चार्ज दें, एक और मजेदार चीज है, जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसकी सरफेस पे रेजाइड करता है। क्यों सरफेस पे रेजाइड करता है, हाँ बहुत बढ़िया। उसकी पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम तब होती है जब उसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए सेंटर ऑफ मास को नीचे रखना। ग्रेविटेशन की बात करूंगा,
तुमने कभी सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखा? नहीं देखा? अरे मेरी बात सुनो, कभी तुमने क्रिस गेल को बैटिंग करते देखा? क्रिस गेल लगभग हर मैच में बैटिंग करते वक्त एक बार तो गिरता ही है। सिंपल चीज है, क्रिस गेल का हाइट ज्यादा है, उसका सेंटर मास ऊपर है, उसके पास स्टेबिलिटी कम है, तो अगर वो कोई भी शॉट झुक के खेलना चाहेगा तो उसकी टॉपलिंग होगी। पर सचिन सेंटर मास, स्टेबिलिटी, मर्जी मार से खेल देगा पर गिरेगा नहीं। एक मजेदार चीज और है, सचिन जितना तेजी से दौड़ता है उतना तेजी से रुक भी जाता है। अरे भाई, छोटी हाइट का आदमी बहुत तेज दौड़ेगा, जल्दी से रुक जाएगा, पर लंबी हाइट का आदमी जल्दी से नहीं रुक सकता, रुकेगा तो गिरेगा। और यही रीजन है कि फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो के अंदर ज्यादा स्किल्स होने के बाद भी मेसी ज्यादा गोल करता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? भाई सारा गेम किसका? ड्रिबलिंग का है ना। अब रोनाल्डो जो है उसके पास, वो देखो वो जबरदस्त ड्रिबलिंग करता है वो, पर वो तेजी से जा रहा है बॉल को लेकर के, वो बहुत तेजी से अगर वो दौड़ रहा है तो उतना तेजी से रुक नहीं सकता। और मेसी क्या करता है? बहुत तेजी से दौड़ेगा, रुक जाएगा, इतना मतलब वहां जाकर रुकेगा। भाई कोई मान लो कोई तेजी से रन कर रहा है, मेसी दौड़ रहा है, सामने प्लेयर और पीछे है, तो जैसे मेसी रुकेगा उतने टाइम में तो वो रुक ही नहीं सकता, वो वहीं से घूम जाएगा, तो वो उसको फायदा देती है फिजिक्स। नहीं समझ में आई बात? लोअर इज द सेंटर ऑफ मास, मोर इज द स्टेबिलिटी। बढ़े आगे। और ये इसीलिए कहते हैं टेबल पे बैठ के पढ़ना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। आदमी जब घूमता है तो सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है, टेबल पे बैठ रहे हैं सेंटर ऑफ मास तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। आ जाओ इधर। मैं बड़ा मतलब ऐसा ना फ्यूचर डॉक्टर्स को देखता हूँ ऐसे ना, वो बाहर बच्चा आते चीखते चिल्लाते किलकारी, हमने ये देखो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आप इमेजिन करो कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में आप जाओ चीखता हुआ आ रहा हो आप इलाज करवाओगे? यार डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले वो एटीट्यूड होना जरूरी है कि मेरे बिहेवियर से वो रिफ्लेक्ट हो गया, मैं फ्यूचर डॉक्टर हूं। सीरियस मुद्दा है। इसको हमने क्यों चार्ज दिया? इस पे कोई चार्ज, बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए मैं कोई कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, ये स्विच है, ये अनचार्ज है ना, इसका भी रेडियस कितना है आर, तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा चार्ज फ्लो करेगा ना, इसको क्लोज करने पे। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो आप मुझे बताइए चार्ज कहां से कहां तक फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू, अब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ना और उसका पोटेंशियल, नहीं समझ में आई बात? तो चार्ज जब फ्लो करेगा हायर से लोअर, आप मुझे बताइए फाइनली जब आपने इनको ऐसे जोड़ दिया है, ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, तो जितना चार्ज इस पे होगा क्या उतना ही चार्ज उस पे भी होगा फाइनली? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि दोनों बॉडीज जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो फाइनली इसका जो क्यू फाइनल होगा वो क्यू बाई टू होगा, इसका जो क्यू फाइनल होगा वो भी क्यू बाई टू होगा। नहीं समझ में आई बात? अच्छा मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, तो इसका पोटेंशियल तो 0 है ना? अरे बोलो। और बाद में इसका पोटेंशियल V1 डैश है, उसका पोटेंशियल V2 डैश है, दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? ये कहानी कब सच है? जब दोनों का रेडियस R था। ये तो केस 1 हो गया, होपफुली समझ में आ गया होगा। केस 2 की बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स डिफरेंट रेडियस के हैं, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, अब तो ये अलग अलग हो गए। इस सिचुएशन के अंदर अगर मान लीजिए इसका रेडियस जो है वो है और R1, इसका ले लेते हैं R2। ये R1 R2 में रिलेशन क्या होगा, चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, सब पोटेंशियल में आएगा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस में। फिलहाल आप इतना देखें कि इसका चार्ज है, इसको आपने चार्ज दे रखा है कुछ, और ये चार्ज मान लीजिए Q था, है ना, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसका पोटेंशियल मैं V1 मान लेता हूं और V2 क्या है 0। जब मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा और कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे चार्ज फ्लो करेगा नहीं करेगा?
और चार्ज फ्लो कब तक करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल सेम होने पर चार्ज सेम नहीं होगा ना, गड़बड़ हो गया ना। हाँ जी, ये अपने कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज आ गया कुछ, और कुछ चार्ज उस पे भी होगा, होगा नहीं होगा? अब यहाँ Q1 इसका चार्ज हो गया, इसका चार्ज Q2 हो गया। हम बात करेंगे Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, पर इसका पोटेंशियल अगर V1 है, इसका पोटेंशियल अगर V2 है, तो V1 विल बी इक्वल टू V2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चार्ज इस पे बनाना पड़ेगा ना। चलिए शाबाश, जल्दी बना लो इसको। अभी 2-3 छोटे छोटे पॉइंट लिखने, फिर आर्टिकल खत्म हो जाएगा, फिर बात करें। बना लिया? जल्दी बना लो। तो चार्ज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। किसकी वजह से? हमेशा हायर पोटेंशियल टू। जब भी हम किसी डेफिनेशन को देते हैं और कोई भी बात कर रहे होते हैं और कुछ भी चार्ज के नेचर के बारे में नहीं बताया जाए, तो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? पर वास्तव में फ्लो कौन करता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है ना। तो वास्तव में होता क्या होगा कि अगर मैं बात समझना, बहुत मजेदार चीज है कि जैसे मान लीजिए यहां पर कोई हमारे पास बॉडी है, इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया लाइक दिस, और ये कोई अनचार्ज बॉडी थी, यहां पे कोई अनचार्ज बॉडी है। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो वास्तव में होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, इसको कर देगा न्यूट्रलाइज, तो ये यहां से गायब हो गया। यहां से एक चार्ज गायब होगा तभी वहां एक चार्ज दिखेगा। आपको क्या लगा? चार्ज यहां से वहां गया। नहीं समझ में आई बात? वास्तव में क्या हुआ था? यहां से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बचेगा और नेगेटिव फ्लो करके आएगा ना। नेगेटिव ने इसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज। यहां से पॉजिटिव गायब और उतना ही पॉजिटिव वहां दिखा, तो हमें क्या दिखेगा कि साहब इस पे से पॉजिटिव। तो होता उल्टा है। फ्लो कौन करता है? और हम किसकी बात कर लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज फ्लो की। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू, तो नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर चलेगा। नेगेटिव चार्ज, बात समझ में आ गई? अब थोड़ी सी बात करते हैं। क्या कंडक्शन में कंडक्शन के चार्जिंग के लिए या कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग के लिए, हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात कर रहे हैं ना, क्या किसी एक बॉडी पे पहले से चार्ज होना जरूरी है? क्या जो चार्ज पहली वाली बॉडी पे होगा वही चार्ज दूसरी पे आएगा? सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज आएगा ना। नहीं समझ में आई बात? जबकि फ्रिक्शन में इक्वल एंड अपोजिट आता था, यहां चार्ज इक्वल हो ये भी जरूरी हो भी सकता है। और तो लिखो, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन, in charging by conduction, already charge must be present on a body. Already charge must be present on a body. ये बात क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो, in this case both the bodies will acquire similar nature of charge. In this case both the bodies will acquire similar nature of charge. अब अगर किसी जो चार्ज प्रेजेंट था किसी बॉडी पर, अगर वो पॉजिटिव था तो दोनों पे पॉजिटिव आएगा, जो प्रेजेंट था अगर वो नेगेटिव होता तो नेगेटिव आता। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दोनों पे कैसा नेचर आएगा? सेम नेचर। ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। होपफुली समझ में आ गया होगा, राइट? अब हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। 3 ही मेथड है चार्जिंग के, 2 और भी होते हैं जिनका मैं आपको आइडिया जरूर दूंगा, पर हमारी एनसीईआरटी में 3 मेथड है, राइट?
थैंक यू सो मच। और आज जो भी मैंने पढ़ाया उसके क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। मेरी बात क्लियर कर लो। अब वो टेलीग्राम का इशू आता है, सब मेरे पास तो बटन वाला फोन है, मैं क्या करूं? तुम्हारे मॉड्यूल एक क्लास में डिस्कशन होगा। अरे होगा नहीं होगा? कोई मॉड्यूल लेकर आया है? मॉड्यूल लेकर नहीं आते तुम लोग? अभी बेटो भागने का की जल्दी है ओ भाई साहब। किसका कॉल है? बहुत सही बाप है तेरा, बहुत सही बाप है इसका। अच्छा, कंसेप्ट बिल्डर 1 ही हमारा कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट हो रहा है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से फिर होमवर्क दूंगा मैं ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वो मैं जो आज बात कर रहा हूं कि आज मैं सवाल अपलोड करूंगा चार्जिंग के टेलीग्राम पर। एजी सर का क्या है? हाँ, और इधर है लॉजिकल फिजिक्स। ठीक है, उसमें मिल जाएंगे। शिवम गोयल।